तो कोरोना की दूसरी लहर देश और दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश पर भी भारी पड़ रही है। यूपी के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से हालात संभलने की जगह लगातार बिगड़ रहे हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश में 33,214 नए मामले आए, जबकि 187 लोगों ने दम तोड़ दिया, यानी उनकी मौत हो गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उधर अलीगढ़ के एक अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। इस पर उनके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ऑक्सीजन की मांग के 1 घंटे बाद आपूर्ति कर दी गई थी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और किल्लत से पूरा प्रदेश जूझ रहा है। तो यूपी में कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 33,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो लगातार इसकी चपेट में हैं। और 24 घंटे में, इन्हीं 24 घंटों की अगर बात करें तो 187 लोगों की मौत हुई है। देश पे भी लगातार जो आंकड़ा है वो बेहद डरावना है, वो बढ़ रहा है। और कोरोना से सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का हर वक्त पालन करें। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, किसी भी भीड़ का हिस्सा ना बने और आंख, कान या मुंह को ना छुएं। बार बार अस्पताल के आसपास ना जाएं। तो खांसने छींकने पर नाक मुंह को ढकें। तो मास्क पहने, जंक फूड ना खाएं। यानी कोरोना से सावधानी बेहद जरूरी है। चूंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली जो बात है वो यहां पे सटीक बैठती है। जरा सी लापरवाही एक बड़े और बुरे परिणाम में तब्दील हो सकती है। इसलिए बार बार शासन आपसे अपील कर रहा है, प्रशासन आपसे अपील कर रहा है और प्राइम न्यूज आपसे अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन हर वक्त हर जगह करें। बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, किसी भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना और अपनों का ख्याल रखें, लापरवाही ना बरतें। आलम यह है कि रोजाना पूरे देश में मामले अब जो हैं वो लाखों में आने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,15,000 से ज्यादा मामले आए पूरे देश में। 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे 33,214 नए मामले आए, जबकि 187 लोगों की मौत हुई। और दिल्ली में भी आंकड़े बेहद भयावह है, बेहद डरावने हैं, जो ये बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम इस हालात के सामने, कोरोना के सामने बेबस नजर आ रहा है। हालांकि सरकारें अपने अपने स्तर पे जुटी हैं कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, लेकिन मामले इतनी तेजी से, इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं कि जो इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई अस्पताल ऐसे हैं जहां बेड नहीं मिल पा रहे, कई ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, कई ऐसे हैं जहां पे कुछ घंटों का ऑक्सीजन का बैकअप है। हालांकि वहां पे शासन प्रशासन वक्त रहते ऑक्सीजन पहुंचा रहा है ताकि किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से ना जाए, ऑक्सीजन के रहते ना हो। मुख्यमंत्री भी इस पे लगातार एक्टिव हैं। कल भी लखनऊ से बोकारो कई टैंकर भेजे गए थे जो ऑक्सीजन भर के वापस लौटेंगे और फिर ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसको लेके लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। कालाबाजारी रुके, फिर वो चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई होगी। तो कोरोना से सावधानी बेहद जरूरी है। आप लोग अपनों का ख्याल रखें, बेवजह घरों से ना निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का हर वक्त हर जगह पालन करें। तो कोरोना से जो हालात हैं वो बेहद डरावने बन रहे हैं। दूसरी लहर ने इस कदर गिराने की कोशिश की है कि उससे संभलना मुश्किल हो रहा है। अभी पहले से ही देश उभरा नहीं था। पहले जब पहली लहर आई तो लॉकडाउन लगाया गया था। उस लॉकडाउन में आजीविका का भी संकट हुआ था, कोरोना से भी नुकसान हुआ था, जान को भी नुकसान हुआ था। अब एक बार फिर हालात पहले से ज्यादा खराब हैं। और इस वक्त अलग अलग जिलों का क्या हालात है, उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के क्या हालात है, इसको हम समझेंगे। दिल्ली से यश शर्मा है मेरे सहयोगी, लखनऊ से जितेंद्र सिंह है, कानपुर से आशीष तिवारी है और बुलंदशहर से अशोक है मेरे साथ।
यश, पहले मैं दिल्ली का रुख कर लेता हूं। अगर दिल्ली के हालात को हम देखें तो पिछले इन 24 घंटों में कई हजार मामले आए हैं। क्या स्थिति यहां पे बनी हुई है, कैसे उससे निपटा जा रहा है? देखिए राजेश, बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 24,638 मामले सामने आए हैं कोरोना संक्रमण के। वहीं जो मौतों का आंकड़ा है दिल्ली में राजेश, वो भी 249 पहुंचा है। और ये लगातार तीसरा दिन है राजेश जब दिल्ली में करीब 200 से ऊपर लोगों की मौतें हुई है, यानी साफ तौर पर मौतों का आंकड़ा जो है वो दिल्ली में बढ़ रहा है। और वहीं करीब रोजाना 25,000 के करीब मामले जो है वो दिल्ली में सामने आ रहे हैं। बात करें टोटल पॉजिटिव संख्या की राजेश की, कुल पॉजिटिव संख्या जो है मरीजों की दिल्ली में वो 9,30,000 के पार हो गई है। और अगर इसी तरह से संक्रमितों का आंकड़ा दिल्ली में आता गया राजेश, तो आने वाले 2 दिन में ये आंकड़ा 10 लाख के पार कर जाएगा। इसी के साथ साथ पूरे टोटल अगर डेथ की बात करें राजेश, तो मृत्यु जो है वो अब दिल्ली में 12,500 के पार हो गई है। और आने वाले कुछ समय में इसी तरह से चला तो 13,000 के भी पार हो सकती है। और संक्रमण की बात करें तो वो भी 31% के पार हो गई राजेश। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। और आगे चल के और भयावह हो सकती है। और इसके लिए जो राज्य सरकार है, दिल्ली सरकार की बात करें तो लगातार दिल्ली सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। हर एक दिन समीक्षा बैठक जो है वो की जा रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहते हैं मनीष सिसोदिया, और वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहते हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे की बात करें राजेश, तो दिल्ली में अभी भी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा कमी जो है वो देखने में आ रही है। इसी के साथ साथ कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया, उनका आभार भी किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का जो कोटा है ऑक्सीजन का वो बढ़ा दिया है राजेश। कल तो अब दिल्ली में ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से पहुंच, बिल्कुल यश, और ये बेहद जरूरी भी है कि मौजूदा वक्त में आपसी तालमेल बना के रखा जाए, बजाय एक दूसरे के साथ खींचतान करने के। चाहे राज्य में किसी की भी सरकार हो, केंद्र सरकार के साथ सहयोग बेहद जरूरी है, क्योंकि मिलकर ही इस महासंकट का सामना किया जा सकता है। यश, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं, अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं उससे पहले, कि दिल्ली में चूंकि 6 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्या उससे कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई चेन टूटती हुई दिखाई दे रही है? क्या सिस्टम लड़ने के लिए काफी है इस महामारी से? अगर 6 दिन के लॉकडाउन की बात करें तो फिलहाल असर जो है वो लॉकडाउन का वो खासी तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं या फिर जो सरकारी कर्मचारी है वही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। उसके साथ दिल्ली पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह बैरिकेडिंग की है, उससे परमिशन पूछी जा रही है, ई पास मांगा जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़े नहीं है तो उन्हें घर भेजा जा रहा है। और अगर बात करें लॉकडाउन की, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो हालांकि तेज जो है राजेश वो दूसरी हुई दिख रही है, लेकिन एक बात इससे देखने वाली है, तो रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए जो लोग घर से बाहर निकलते थे उसकी संख्या में कमी आई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से टीकाकरण अभियान में ज्यादातर लोग हिस्सा ले रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद अब वो थोड़ा संख्या कम हुई है। और इसी के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं है वो बढ़ाई जा रही है। लेकिन हाँ, इससे जो कोरोना की चेन है इससे कई ज्यादा असर पड़ रहा है राजेश लॉकडाउन से। चलिए, मैं यश आपके पास फिर लौटूंगा। जितेंद्र का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, उत्तर प्रदेश के क्या हालात, चूंकि आप प्रदेश की राजधानी में इस वक्त खड़े हैं, क्या स्थिति अभी बनी हुई है, कैसे उससे निपटा जा रहा है, कितनी तैयारियां हैं? देखिए राजेश, लगातार कहीं ना कहीं बात कही जाए कि ऑक्सीजन की कमी वो लगातार बरसती जा रही है, पहले सरकारी अस्पतालों में, और अब जो है कल की स्थिति की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में धीरे धीरे देर रात हंगामे दिखाई पड़े, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ी हुई है। चाहे वो लखनऊ का म्यू हॉस्पिटल हो, चाहे और विवेकानंद हो, वहां पर डॉक्टर और जो स्वास्थ्य कर्मी वो साफ कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन बात की जाए ऑक्सीजन की वो उपलब्धता नहीं है। जो मरीज एडमिट है उनको जाने के लिए कहा जा रहा है। तो सरकार हालांकि राजेश पूरे प्रयास कर रही है, और स्थिति भयावह बनी हुई है वो इसलिए केवल ऑक्सीजन और बेडों के लिए। दो ही स्थिति है, दो स्थिति अगर ये काबू पा लिया है, सरकार अगर काबू पा ले तो कोरोना संक्रमण की जितनी तेजी से बढ़े, हालांकि स्थिति काबू हो जाएगी, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने कल टैंकर भेजे हैं, बोकारो भेजे, बंगाल भेजे हैं, और मध्य प्रदेश से भी टैंकर आए हैं ऑक्सीजन की, लेकिन किल्लत सरकार करने को दूर करने की कर रही है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में लगातार जो मरीज रुक कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान हो चुके हैं। ऐसे में जितेंद्र, क्या, जो कि लखनऊ सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हम अगर बात करें तो पूरे प्रदेश को देखें तो इस बार लखनऊ जो है, जो प्रदेश की राजधानी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
हॉस्पिटल में कई जगह बेड की कमी जो है वो दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन की कमी है, कई जगह से शिकायतें आ रही है। हालांकि सरकार की कोशिश है कि ऐसा ना हो। क्या जो हमारा सिस्टम था, एक साल में जो तैयारी की गई थी कोरोना से निपटने की, वो अब हमें ये बता रही है कि वो नाकाफी थी, वो बेहद कम थी? देखिए, बिल्कुल राजेश, जाहिर सी बात है कि सरकार ने जो एक पहली लहर में एक कोशिश की थी और कहीं ना कहीं उसके बाद जीत भी हुई थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन वो जो स्थितियां थी उसको नॉर्मल कर दिया गया था। जो L1, L2, L2 के अस्पताल बनाए गए थे उसको नॉर्मल में शिफ्ट कर दिया गया था। जो व्यवस्थाएं थे पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो आप कहीं ना कहीं वही नतीजा है जब दूसरी लहर में उसको झेल रहे हैं। लगातार बेडों की कमी, सरकार हालांकि निर्देशित कर रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, बेडों को बढ़ाने की बात कही जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही जा रही है, और जो कालाबाजारी की बात की जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए उसकी, और ऑक्सीजन की लगातार कहीं ना कहीं कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ। जिसकी समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। शायद वो भूल गए, जो हुक्मरान जो कि जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वो भूल गए ये मंजर कितना भयावह है, जहां अपनों में अपनों को खोया जा रहा है और अपने ही अपनों के सामने लाश देख रहे हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। कालाबाजारी से उनको कुछ नहीं हो, 4 पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन जो उनके कहा जा सकता है पूरे देश की जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज को वो नहीं समझ रहे हैं कि लोग आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं और अपनों को अपने का होने का ख्याल शायद लोगों के मन में है। जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके मन में दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल जितेंद्र, और ये बेहद दुखद है कि ऐसे वक्त में जहां पूरी दुनिया, पूरा देश महासंकट के दौर में है, कुछ लोग चंद पैसों की खातिर ऐसा कर रहे हैं। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं। दिल्ली में मायापुरी के पास एक ऐसी जगह है जहां पे फ्री में इस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, सिलेंडर को रिफिलिंग की जा रहा है। लेकिन बेहद दुख होता है जब इस तरह की कालाबाजारी की तस्वीरें आती हैं। अशोक, बुलंदशहर की स्थिति की, बिल्कुल जितेंद्र मैं आता हूं आपके पास फिर से, अभी बहुत से सवाल है जिसको हम जानेंगे आपसे। अशोक, बुलंदशहर की क्या स्थिति बनी हुई है? यहां पे कोरोना से निपटने की क्या तैयारी, कितने मामले रोजाना आ रहे हैं, क्या हालात यहां पे बने हुए हैं? बिल्कुल राजेश, आपको बता दें बुलंदशहर में लगातार कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार इजाफा कर रहे हैं। लगातार 300 साढ़े 300 के केसेस डेली निकल कर आ रहे हैं 24 घंटे में। हालात बहुत खराब है, क्योंकि पहले शहरीकरण में कोरोना ने अपनी दस्तक दी थी। अब बुलंदशहर की बात की जाए तो बुलंदशहर में करीबन 150 गांवों में कोरोना की लहर जा चुकी है, गांव की तरफ रुख कर चुका है, क्योंकि जो बुलंदशहर के जो केसेस हैं ग्रामीण के वो लगातार इजाफा कर रहे हैं। डीएम रविंद्र कुमार लगातार एक्टिव है, लगातार अब सीनियर अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, सीएमओ को दिशा निर्देश दे रहे हैं। फिलहाल बुलंदशहर की स्थिति बड़ी नाजुक है। अभी हाल ही की जो बात कही जाती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बुलंदशहर के डीएम और सीएमओ ने हायर करे हैं। करीबन 700 बेड बढ़ाए गए हैं बुलंदशहर में। तो पहले करीबन 750 बेड थे, अब 750 बेड और बढ़ाए गए, ताकि हालात को देखते हुए कोरोना जो पेशेंट हैं वो मेडिकल रेफर भी करे जाते हैं। अभी तो फुल जो L1 हॉस्पिटल है, L1-2 हॉस्पिटल है बुलंदशहर का खुर्जा में, वो फुल चल रहा है। कल एक व्यापारी की निधन भी हो गया था, इलाज के दौरान निधन हो गया था। परंतु हालात बहुत खराब हैं, क्योंकि मास्क की बात की जाए तो मास्क लगाना बहुत जरूरी के लेकर डीएम लगातार अपील कर रहे हैं। परंतु हालात अजीत इस कदर बढ़ती नजर आ रही थी, लगातार इस कदर रही, तो हालात कहीं ना कहीं चिंता बहुत है कि बुलंदशहर में जो लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन अब शुक्रवार की देर शाम से लॉकडाउन और सोमवार की सुबह तक रहेगा लॉकडाउन। स्थिति देखनी होगी कि लॉकडाउन में किसी से चैन पर प्रभावित पड़ता है या चैन टूटती है। परंतु 350 के बराबर केसेस और लगातार आपको ये भी बताते चलूं कि बुलंदशहर के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके परिवार उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो रहा था। कहीं ना कहीं ये लहर जो दूसरी लहर है ये पूरी तरह से कमर तोड़ चुकी है। जी राजेश। आशीष, कानपुर की स्थिति क्या है? कानपुर में क्या हालात? राजेश, मैं बता दूं, कानपुर में पिछला जो 24 घंटा गया है उसमें नए संक्रमितों की संख्या 1982 आई है और 16 लोगों की मौत हुई है। कानपुर के हालात जो हैं बद से बदतर दिन ब दिन होते जा रहे हैं, और लेकिन शासन प्रशासन लगा है। राहत की बात यह है कि 16 हॉस्पिटल पहले बनाए गए थे, 20 हॉस्पिटल की मंजूरी फिर से दी गई, जिन्हें कोविड सेंटर बनाया जाएगा। ऑक्सीजन की लगातार कालाबाजारी हो रही है, नकेल कसी है प्रशासन ने भी। अभी मैं बता दूं एसडीएम ऑपरेशन भी किया मेडिकल स्टोरों पे। एसडीएम को ऑक्सीमीटर 2750 रुपए का भेज दिया। मेडिकल 3 मेडिकल स्टोर सीज किए गए हैं। आज की मैं कल की बात बताऊं, 51 सिलेंडर ऑक्सीजन गए, 51 सिलेंडर पकड़े गए, जिसमें 16 सिलेंडर ऑक्सीजन भरे हुए, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड के सिलेंडर और खाली सिलेंडर जब्त किए कालाबाजारी को लेकर। रायपुरवा में
16 सिलेंडर पकड़े गए। सूचना में मिली प्रशासन को कि कालाबाजारी 6,000 का सिलेंडर 16,000 का बेचा जा रहा है वहां पर। आलम ये है, जब गोविंद नगर थाने में सूचना हुई, सबको सुबह देखिए सबको खबर हुई कि सिलेंडर पकड़े गए हैं, तो ये समझिए एसओ के पास फोन जाने लगे हैं कि प्लीज हमें ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, चाहे तो पैसे ले लीजिए कि थाने में जो ऑक्सीजन रखे हुए हैं। लोग खाली सिलेंडर लेके यहाँ तक कह रहे हैं कि खाली सिलेंडर हम दे दें और ऑक्सीजन हमें मुहैया करा दीजिए। तो ये आलम है राजेश। चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन को लेके कालाबाजारी हो रही, लेकिन प्रशासन अपनी तरह मुस्तैद है। हालात जो हैं, संक्रमितों का आंकड़ा लगातार राजेश यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें अभी कोविड जो सेंटर नारायणा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाया गया, सीएमओ ने उस पर खुद ही FIR करवाई है कल। ठीक है। जिला जज हैं वो एडमिट होने गए थे, वो कोरोना हुआ था उन्हें, जो वहाँ के व्यवस्थाएं वो नाकाफी दिख रही थी। जितेंद्र, देखिए आपने आशीष को सुना और आशीष बता रहे हैं कि कई जगह कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही थी। पुलिस ने वहां छापा मारा, सिलेंडर को पकड़ा, थाने ले आई और लोग इतने मजबूर है कि थाने पहुंच रहे हैं कि साहब हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल कर दीजिए। हालात इतने भयावह हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल राजेश, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात नहीं है, और ये कई जिलों में इस तरह की तस्वीरें आई जहाँ के एसपी को फोन किया जा रहा है, जहाँ एसपी को फोन किया जा रहा है कि हमें ऑक्सीजन दिला दिया जाए। स्थिति राजेश इस तरह की है कि लोगों ने, और जो व्यापारी है कालाबाजारी करने वालों ने सिलेंडर पहले से ही अपने पास रख लिए हैं और उसको कहीं ना कहीं उसको पीछे से कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन अगर शिकायत होती है तो कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कालाबाजारी की स्थिति है कि लोगों ने सिलेंडर अपने घरों में छिपा के रख लिए हैं ताकि स्थिति हमारे साथ बनी है तो हम ऑक्सीजन की जरूरत हमें पड़ सकती है, और अगर नहीं पड़ती है तो उसको भेज दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, एक समस्या है ये राजेश कि लोगों ने सिलेंडर अपने पास रख लिए, व्यापार करने वालों ने सिलेंडर अपने पास रख लिए। जब सिलेंडर नहीं होगी तो गैस कहाँ से आएगी? तो गैस जब, हालांकि गैस की किल्लत लगातार यहाँ लखनऊ प्रशासन निपटा रहा है और धीरे धीरे थोड़ी ही गैस सबको दी जा रही है, लेकिन दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित कर दिया है कि किसी भी प्राइवेट को जो है ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, सब सरकारी अस्पतालों में जाएगी। लेकिन लोग जब बेड नहीं मिल रहा है तो लोग घर ही में ही रहेंगे राजेश, और लोग घर में ही ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस तरह से दिक्कत हो रही है वो कहीं ना कहीं समस्या हो चुकी है। लेकिन जितेंद्र, जो ये बात कही गई है कि सरकारी को दिया जाएगा, प्राइवेट को नहीं, आखिर लोगों का इलाज तो वहां पे भी चल रहा है, जिंदगी तो वहां भी सांसों के लिए जूझ रही है, सरकारी अस्पताल में भी जूझ रही है। मैं प्राइवेट अस्पतालों की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग जो घर में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, जो सिलेंडर खरीद रहे हैं, उनके दावों में 40-40 हजार रुपए में राजेश आप यकीन नहीं मानेंगे 40-40 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा जा रहा है। लोग सांसों की कीमत कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में दे रहे हैं और कहीं ना कहीं और उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारे अपनों की सांस ना टूटे। लेकिन लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार जो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बात की जाए और बात की जाए, नासिक की बात की जाए, उन्नाव में बात की जाए, ऑक्सीजन से कई लोगों की जान चली गई। लखनऊ में भी प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल सीधा कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप लोग बेड खाली करिए। तो स्थिति बहुत भयावह है। कल प्रशासन ने मेयो हॉस्पिटल की जिस तरह से नोटिस तस्फा की और उन्होंने कहा कि 15 मिनट के अंदर जो भी एडमिट है सब खाली करें, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। तो स्थिति प्रशासन ने संभाली और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मुहैया। आशीष, मैं एक सीएमओ का ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि व्यक्तिगत तौर पे अगर बहुत आपातकालीन स्थिति ना हो, इमरजेंसी ना हो, तो किसी को व्यक्तिगत ऑक्सीजन ना दी जाए, संस्था को ही दी जाए। क्या इससे वो लोग प्रभावित नहीं होंगे जिनका घरों में इलाज चल रहा है, जो घर में ऑक्सीजन पे है या किसी और तरीके से अपना इलाज करा रहे हैं, वो प्रभावित नहीं होंगे इससे? जी बिल्कुल राजेश, लेकिन कई संस्थाएं। आशीष एक सेकंड, जितेंद्र से मैं ये समझ रहा था, आशीष मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र, आपसे मेरा ये सवाल था कि ये जो हालात यहाँ पे बने हैं, जो ट्वीट किया गया है, जो कहा गया, क्या इससे वो लोग प्रभावित नहीं होंगे कि जो घरों में ऑक्सीजन पे हैं या जिनको इस तरीके से इलाज दिया जा रहा है घर में रह के? देखिए बिल्कुल, होम आइसोलेट वालों की जो जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, क्योंकि उनकी लगातार जो सांसें वो उखड़ने के नाम में, क्योंकि संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है और लोगों को जो लंग्स है उनको इन्फेक्ट कर रहा है, लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं राजेश। बिल्कुल भी लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हमें बेड मिलेगा, क्योंकि सीएमओ का पत्र लेकर ही बेड लिया जा रहा था। कोविड कमांड सेंटर में स्थिति है कि टोल फ्री नंबर 50 तरह के जारी किए गए, लेकिन फोन नहीं उठ रहा है, कर्मचारी मिलने को तैयार नहीं है, वहां पर सीएमओ मिल नहीं रहे हैं, लोग रोडों पर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लखनऊ की कोविड कमांड सेंटर की बात की जाए, चाहे वो प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, लोग स्थिति इतनी ज्यादा कोविड कमांड सेंटर की खराब हो चुकी है कि लोग
वहां पर डर पर जाकर वहां पर रो रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ी के आगे लेट रहे हैं कि हमें एक बेड दे दो, सिर्फ हमें एक बेड दे दो। इस बेड की उम्मीद को लेकर कहीं ना कहीं लोग इतना परेशान है। लोग खाली सिलेंडर लेके जा रहे हैं, 4 बेटे जिनके वो ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ में लिए और पिता को स्ट्रेचर पे लेटाए हुए हैं। तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, अस्पतालों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। ऑक्सीजन की किल्लत और बेड की किल्लत लोगों को मरने पर मजबूर कर रही है राजेश। बिल्कुल। और यश, अगर दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी है, यहाँ पे दावे किए जाते हैं कि देश में सबसे बेहतर सुविधाएं हैं। यहाँ पे क्या अभी ऐसे हालात बन चुके हैं कि अस्पताल में बिल्कुल बेड नहीं है? क्योंकि कई जगह से ऐसी लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि फलाने अस्पताल में जगह नहीं है, अस्पतालों में ज्यादातर बेड पूरे फुल हो चुके हैं। ऐसे में वो लोग कहां जाएं? क्या घर पे जो लोग इलाज करा रहे हैं, दिल्ली सरकार उनका ख्याल रख रही है, उनको सुविधाएं मिल पा रही है? बिल्कुल राजेश, अगर दिल्ली की बात करें तो फिलहाल बेड की जो है काफी ज्यादा कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में 18,000 से ज्यादा बेड है और उसमें से करीब 2,500 बेड जो है वो खाली है। इसी के साथ साथ बेडों की संख्या जो है राजेश वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और बात करें ऑक्सीजन की राजेश, तो आईसीयू में प्रति मिनट कम से कम 40 से 60 लीटर जो है ऑक्सीजन प्रति व्यक्ति को चाहिए होता है। तो अगर इतना ऑक्सीजन चाहिए तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन जो है दिल्ली में सप्लाई होना चाहिए, लेकिन सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी इस वक्त पूरे देश भर में हो रही है, वही राजधानी दिल्ली भी इसमें शामिल है। और अगर होम आइसोलेशन की बात करें राजेश, तो कहीं ना कहीं अपील लगातार यही की जा रही है कि जिनको भी ज्यादा दिक्कत ना हो वो अपने घर से ही आइसोलेट करें खुद को, और बाकी इलाज जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रहा है। लेकिन कई तस्वीर ऐसी देखने में आई राजेश, बात करें एलएनजेपी हॉस्पिटल की, बात करें गंगाराम हॉस्पिटल की, या फिर कुछ और सरकारी अस्पताल की बात करें, तो वहां पर ऑक्सीजन तो पहुंच रहा है, लेकिन बेड जो है राजेश वो नहीं मिल पा रहा लोगों को। जहाँ भी लोगों को रखा हुआ है वहीं उन्हें ऑक्सीजन चढ़ा दिया और फिर वो लोग उसी हालत में उसी जगह पर रह रहे हैं, बेड नहीं मिल पा रहा है। अगर बात करें हम लोग यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉमनवेल्थ विलेज की बात करें, राधा स्वामी व्यास की बात करें, तो वहां पर लगातार बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो तैयारियां हैं वो फिलहाल अभी देरी से चल रही है राजेश, क्योंकि लगातार दिल्ली में 25-30 हजार रोजाना मामले सामने आ रहे हैं और उस हिसाब से जो इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं है। तो इसी कारण से उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा आखिरकार। और इसके साथ ये भी देखा जा रहा है राजेश, जो ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है। तो कल की दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि जो भी ऑक्सीजन का ट्रक हरियाणा से या फिर उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंच रहा है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है और उसकी वजह से 6 से 7 घंटे की देरी हो रही है ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचने में। और यही एक वजह है राजेश की मौतों का आंकड़ा जो है वो दिल्ली में लगातार 250 से पार जा रहा है। तो अभी हालत जो है वो काफी ज्यादा खतरा चल रही है बेड को लेकर, चाहे ऑक्सीजन को लेकर। और ये जो हालात है राजेश वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिंताजनक बात सरकार के सामने और उसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा, वरना वापस से दिल्ली में जो मौतों का आंकड़ा है वो 300 के पार भी जा सकता है राजेश। यश, एक चीज मैं ये समझना चाहूंगा कि ऑक्सीजन बढ़े, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए क्या किया जा रहा है? और क्या ये बात सही है कि आज हमारे सामने जो प्राथमिकताएं सरकारों की होनी चाहिए थी उसकी पोल खुल चुकी है, कि जो स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करनी चाहिए थी वो हम सबके सामने बोनी नजर आ रही है? हालात ये है कि लोग कहीं बेड के अभाव में, कहीं ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। बिल्कुल राजेश, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए जब पहली लहर कोरोना की आई थी राजेश, तब काफी ज्यादा सक्रिय हो गई थी राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। लेकिन उसके बाद जैसे ही आंकड़े जो है कम होने लगे, आंकड़े 50,000 के करीब आने लगे, पूरे देश भर में 60,000 के करीब आने लगे, और रोजाना दिल्ली का आंकड़े जो है वो करीब 500 या 600 आने लगे, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो ऐसे अस्पताल है, जैसे मेरे सहयोगी जितेंद्र भी कह रहे थे कि कई ऐसे अस्पताल थे जो कोविड के लिए आरक्षित किए गए थे, उन्हें हटाकर नॉर्मल कर दिया गया। एक की बात करें तो वहां पर भी ओपीडी सेवा चालू कर दी गई। दूसरे केंद्र सरकार की बात करें हॉस्पिटल, तो वहां पर भी सुचारू रूप से इलाज होने लगा। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ढिलाई जो है वो बढ़ती गई राज्य सरकार के सामने। और जब ऐसी भयावह स्थिति वापस आ गई है, जब दूसरी लहर कोरोना की पूरे देश भर में आई और जो काफी ज्यादा घातक है, लगातार लंग्स पर अटैक कर रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, यही वजह है कि लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ढिलाई इसमें सामने आई है और कहीं ना कहीं पोल भी खुलती जा रही है कि आखिरकार पहले से ही ये पूरी तैयारी क्यों नहीं कर दी गई। कल राजेश हमने राधा स्वामी व्यास का जो है जायजा लिया, वहां पर जाके देखा कि बेड की स्थिति क्या चल रही, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले ही मनीष सिसोदिया ने कहा था कि 2 दिन में वहां पर बेड तैयार हो जाएंगे और फिर मरीज आने चालू हो जाएंगे। लेकिन कल जब हमने जायजा लिया राजेश वहां था, तो बेड पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी भी बेड वहां पर बन रहे हैं, ऑक्सीजन वहां पर लगाया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुली है राजेश, इससे जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। अशोक, बुलंदशहर की अगर बात करें, अस्पतालों की स्थिति क्या है? क्या यहाँ पे जितनी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं उसके हिसाब से बेडों की संख्या है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं?
बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं जिस तरीके से केसेस निकल कर आ रहे हैं 1800 तक पार हो चुके हैं बुलंदशहर में केसेस लगातार। केसेस की बात की जाए तो करीबन 1500 बेड हैं बुलंदशहर में, जो फुल है बिल्कुल L1, 1, L1, 2 और 2 हॉस्पिटल प्राइवेट हायर कर रहे हैं, जिसमें से एक की 50 की क्षमता और एक की 90 की क्षमता है बेडों की। हालात बहुत खराब है कि ऑक्सीजन की बात की जाए तो बुलंदशहर में ऑक्सीजन पूरी है। लगातार डीएम ऑक्सीजन को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, जहां शिकायत भी मिलती है। तत्काल ने डीएम ने आज सुबह कर एक प्रेस रिलीज करी है। जो भी ब्लैकमेलिंग करता हुआ पाया प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। शासन की तरफ से जो निर्देश हुए हैं। ऑक्सीजन की बात की था, ऑक्सीजन में पूरी तरीके से सप्लाई की जा रही है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करी जा रही है। 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में लगातार जिस कदर डीएम एक्टिव नजर आए, करीबन 4 से 5 घंटे ही वो कुछ हुए होंगे, करीबन 18 से 20 घंटे जनसेवा कर रहे हैं जनता के लिए। कुछ जल्दी में ऊपर जा रहे हैं, कुछ हालातों का जायजा ले रहे हैं। कल देर रात को कमिश्नर मेरठ ने भी L1, 2 का हॉस्पिटल का निरीक्षण करा, व्यवस्था का जायजा लिया, परंतु हालात जो हालात खराब है उसके अनुसार ऑक्सीजन पूरी है, परंतु बेड कम है बुलंदशहर में, जिसके चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तमाम मेरठ के लिए रेफर करना पड़ता है। अभी हालात फुल है बुलंदशहर में, जिस बेडों के अनुसार बेडों की रिक्वायरमेंट बुलंदशहर में डीएम साहब ने शासन से अपील करी है। 500 बेड के लिए उन्होंने बनवाने के लिए शासन को एक पत्र भेजा। जी राजेश, बिल्कुल, यानी ये हालात बने हुए हैं। कानपुर से आशीष हैं। आशीष, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तो कोरोना को लेकर एक बार फिर जो हालात हैं वो बेकाबू हो रहे हैं। पूरे देश की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, कोरोना की दूसरी लहर ऐसे कहर बनकर टूटी है कि व्यवस्थाएं यहां पे पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। मेरे अलग अलग सहयोगी दिल्ली से यश शर्मा, बुलंदशहर से अशोक, लखनऊ से जितेंद्र और कानपुर से आशीष लगातार बने हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो पे हैं और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। प्राइम न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि अभी हालात क्या है। आशीष, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कालाबाजारी की बात की थी, आपने बात की थी कि कैसे प्रशासन अलर्ट है कालाबाजारी को रोकने के लिए, लेकिन यहां पे अगर अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो वो क्या बनी हुई है? जितनी संख्या में मरीज आ रहे हैं, क्या उतनी संख्या को ट्रीटमेंट करने के लिए व्यवस्थाएं की गई है? राजेश, मैं पहले बता दूं, हैलट अस्पताल है, उसमें जब तक टेस्ट नहीं आएगा तब तक आपको हैलट अस्पताल में बेड नहीं लेगा ही नहीं। और बेडों की स्थिति ये बता दूं मैं, रनिया की भाजपा विधायक हैं प्रतिभा शुक्ला, कल उनके भाई को हुआ कोरोना, पॉजिटिव पाए गए और वो अस्पताल दर अस्पताल भटकती रही, उन्हें तक बेड नहीं मिला है, जो जनप्रतिनिधि हैं। और आम आदमी की हालत ये हो चुकी है राजेश, बेडों की संख्या लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। भले ही शासन प्रशासन, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है कानपुर के अंदर वो बिल्कुल धड़ाम दिखाई दे रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन के लिए चुनौती हो गया है कि कालाबाजारी भी रोकनी है। बेडों की संख्या भी, हालांकि 20 कोविड जो हॉस्पिटल है नए बनाने के आदेश दिए गए हैं, कोविड सेंटर बना, और कुछ लोग आपदा में अवसर भी ढूंढ रहे हैं। एम्बुलेंस जो सीधे हॉस्पिटल से आदमी घाट को जा रहा है या तो घर को जा रहा है, जो नॉन कोविड केसेस आ रहे हैं, 10 गुना ज्यादा किराया एम्बुलेंस वालों ने बढ़ा दिया है। जो अगर आप भैरव हैलट से भैरव घाट ले जाया जाता था एम्बुलेंस से, तो 600-700 रुपए लगते थे, और 7 से 8 हजार रुपए वसूल रहे हैं एम्बुलेंस वाले, क्योंकि अब नॉन कोविड की अगर मृत्यु हो रही है। बिल्कुल, यानी महामारी में भी लूट का जो सिलसिला है वो कई जगह जारी है। ये बेहद दुखद है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुसीबत के इस महासंकट में मदद की बजाय कुछ लोग इस तरीके से कर रहे हैं। जितेंद्र, आप ये बताएं कि अब हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में पहली लहर को जिस तरीके से काबू में किया गया था, दूसरी लहर बिल्कुल उसके उलट है, बिल्कुल बेकाबू है। मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव हैं, आज उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कई मंत्री कोरोना की चपेट में हैं। ये माने कि दूसरी लहर ने पूरी तरीके से व्यवस्था को तोड़ के रख दिया है? देखिए राजीव, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है और व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की बात की जाए, कर्मचारियों की बात की जाए, जो अलग अलग विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने जो काम किया था, जो स्ट्रिक्टनेस से काम किया था, तो शायद अगर वो स्ट्रिक्टनेस आज दिखाई देती राजेश, तो वो स्थिति आज ना बनती, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। एक बार फिर जब ये लहर आई तो ये लहर का अंदाजा किसी को नहीं था कि कितनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले गई। राजेश, लखनऊ के जो प्रमुख अस्पताल है, चाहे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो, राम मनोहर लोहिया हो, सिविल हॉस्पिटल हो,
बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर और डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। हाँ। मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहता हूं, प्राइम न्यूज की तरफ से अपनी तरफ से सैल्यूट करना चाहता हूं कि जो अपनी शिफ्ट, जो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, अपनी डबल शिफ्ट लगा के अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और उनको शायद सीखना चाहिए कि किस तरह से जिम्मेदारियां निभाई जाती है। लेकिन पूरी तरह से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी, वो अपनी डबल शिफ्ट लगवा के काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वो भी स्थिति के आगे लाचार है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी लगातार बनी हुई है, अस्पतालों में बनी हुई है और कोविड की जांच को लेकर तो आप क्या बताएं कि आलम ही कुछ और है। 5-5 घंटे लोगों को लाइन में लगना हुआ, तब जाके कोविड की जांच हो रही है और एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आ रही है। हाँ। कमांड सेंटर जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी वो तो पूरा ध्वस्त हो चुका है। किसी प्रकार की कोई भी सहायता की उम्मीद कोविड कमांड सेंटर से लखनऊ में। जितेंद्र, मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसा, चूंकि हमने पिछली बार देखा कमांड कंट्रोल सेंटर था, वहां पे लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, तमाम शिकायतें अपनी दर्ज करा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, कहीं जो अस्पताल है वो एडमिट नहीं कर रहा। इन तमाम शिकायतों के निपटारे के लिए, सुनवाई के लिए क्या कोई ऐसी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जहां पे एक फोन किया जाए और लोगों तक मदद पहुंचे? देखिए, कोविड कमांड सेंटर की बात की जाए तो कोविड कमांड सेंटर में कई तरह के टोल फ्री नंबर दिए गए राजेश, लेकिन जब फोन उठाने वाली नहीं उठा रहे हैं, लोगों को मदद नहीं मिल रही। ये तस्वीर केवल सोशल मीडिया की नहीं है राजेश। हाँ। आप हकीकत में जाके वहां देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल। हकीकत में हम लोग वहां जांच करने गए थे, वहां पर लोग अधिकारियों की गाड़ी के आगे लेट रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मेरे अपने की जान बचा लो, मुझे एक बेड दे दो, ऑक्सीजन दे दो, लेकिन कोई वहां सुनने वाली है और सिर्फ केवल निर्दयता नजर आ रही है वहां अधिकारी कर्मचारी की। और सुबह से शाम तक वो केवल सीएमओ का पत्र का इंतजार करते हैं कि मेरा अपना बच जाए और गाड़ी में वो पड़ा रहता है, लेकिन किसी प्रकार की सुध नहीं ली जाती। जब कुछ चैनल पहुंचते हैं, वहां से पूछा जा जाता है, तब जाके आनंद फानंद में 1-2 लोगों को बेड जल्दी से उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बेटियां अपने पिता के लिए रो रही हैं, माँ के लिए रो रहे हैं। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और जो जिम्मेदार अधिकारी है वो बिल्कुल चुप बैठे हुए, फोन नहीं उठाते हैं। कोई भी हाल में, चाहे कोविड कमांड सेंटर की हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं। बिल्कुल। और तस्वीरें जो वाकई जितेंद्र आ रही हैं अलग अलग इलाकों से, वो विचलित करती हैं। कैसे रोते बिलखते जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, वो एक एक सांस की कीमत के लिए गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यश, दिल्ली में लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन से, चूंकि इसको माना यही जाता है कि लॉकडाउन एक विकल्प है इसकी चेन को तोड़ने के लिए, और उस दौरान सरकारों के पास भी टाइम होता है कि व्यवस्था को बेहतर किया जाए, क्या इस 6 दिन के लॉकडाउन के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे? देखिए अगर एक हफ्ते के लॉकडाउन की बात करें दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं चेन जो है वो तो टूट रही है कोरोना की, लेकिन केसेस में जो है वो कहीं ना कहीं कमी नहीं देखने को मिल रही है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की बात करें राजेश, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लगातार बेड बढ़ाने की कवायद जो है वो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। केंद्र सरकार ने DRDO में 500 से अधिक ऑक्सीजन बेड जो है वो लगाए हैं। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर यही किया है कि दूसरे जिला के अस्पताल है वहां पर नॉर्मल गरीब भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। दिल्ली सरकार भी वही बेड जो है वो बढ़ा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है राजेश कि इस लॉकडाउन के चलते की स्वास्थ्य सेवाएं वाकई में दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पहले भी कई ऐसे नोडल ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ऐसे कई IAS ऑफिसर को अपॉइंट किया है जिनका सीधा नंबर दिया है, उनको अस्पताल अलॉट किए कि अगर किसी भी मरीज को कोई भी दिक्कत है तो इस नोडल ऑफिसर को फोन करें और फिर अपनी समस्या बताएं और समाधान निकालेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी निजी हॉस्पिटल है या फिर सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी एक से अधिक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, लेकिन वही जमीनी हकीकत है वहां पर कोई फोन नहीं उठा रहा, लगातार वो कोई व्यस्त आ रहा। इसी के साथ साथ लोगों की मदद नहीं की जा रही है। तो जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल ही विपरीत है जो दावे लगातार सरकार कर रही है राजेश। तो ये स्थिति को ठीक करना काफी ज्यादा आवश्यक है। और इस हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो अब कुछ ही 2 से 3 दिन का ही लॉकडाउन जो है पीछे में बचा है। देखना ये होगा कि वाकई में क्या आगे वापस से लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री आज 12 बजे फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। देखना होता है कि क्या कुछ वो कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है दिल्ली में राजेश। अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो मैं आपको अभी ताजा आंकड़ा बताता हूँ राजेश कि सर गंगाराम अस्पताल में अब करीब सिर्फ 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो कि जहाँ पर 900 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं कोरोना संक्रमित के, वहां पर भी 3 घंटे का ऑक्सीजन बची है। तो साफ तौर पर सप्लायर से कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा। इसी के साथ साथ एक निजी हॉस्पिटल है जो कल
दिल्ली हाईकोर्ट गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई। उसके बाद केंद्र ने दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा है वो 480 मीट्रिक टन कर दिया। लेकिन क्या वाकई में ये ऑक्सीजन काफी है राजेश? क्योंकि लगातार जो संख्या है संक्रमितों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि ऑक्सीजन जिस अस्पताल में नहीं है वहां वक्त रहते ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। एक बैकअप जो है अच्छा खासा कई दिनों का वो बैकअप होना चाहिए, क्योंकि अगर ये त्रासदी हुई कि ऑक्सीजन खत्म हो गया तो फिर बहुत भयावह स्थिति होगी उस जगह की जहां से ऐसी तस्वीरें खबरें आ रही हैं। अशोक, क्या यहाँ पे प्रशासन ने इस तरह के बंदोबस्त किए हैं कि अगर किसी को शिकायत है, बेड नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो एक फोन पे उस तक मदद पहुंचेगी? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि जिलाधिकारी ने एक कोविड हेल्प डेस्क का आयोजन किया है, जिस पर कंट्रोल ये 24 घंटे ये हेल्प जो डेस्क है तो कोविड की वो चालू रहेगी। शिफ्ट वाइज इसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्ट्रेट में इसका एक केबिन बनाई गई है, कमरा में, इसमें 24 घंटे की शिकायत सुननी है उनकी, कि उनको इलाज नहीं मिल रहा या ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या तमाम जितनी भी है जो कोरोना से लेकर तमाम जितनी भी इसमें है तमाम उनको लेकर 24 घंटा एक कस्टमर केयर के तौर पर उनको बनाया गया। उनका नंबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और जनहित के लिए प्रकाशित किया गया। तमाम समाचार पत्रों में, टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिया गया था कि उनको 24 घंटे व्यवस्था मिली है। तो कस्टमर केयर को वो फोन मिलाते हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, तो एम्बुलेंस के लिए भी वो सहायता मांग सकते हैं स्वास्थ्य विभाग से, जिसमें से करीबन इसमें 11 इसमें पैनल बैठाए गए, 11 लोग इसमें कर्मचारी बैठाए गए। तमाम तहसील है, ब्लॉक है, जो बड़े ब्लॉक है उनको भी उन ब्लॉकों के लिए भी फोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। व्यवस्था ठीक है, परंतु व्यवस्था ठीक होने के बाद भी तभी भी कोरोना की जो लहर है बुलंदशहर में वो नहीं टूट रही है। तो लगातार 350 के केसेस आने, ये डरावनी केसेस है। लगातार केसेस ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पहले शहरी क्षेत्र में निकल कर आते थे, अब ग्रामीण क्षेत्र में निकल कर आ रहे हैं। ये डरावनी केसेस है। इस कदर केसेस निकलते गए तो बुलंदशहर की हालत रोकना बड़ा नाजुक होगा कि लगातार बुलंदशहर की हालत, कई अधिकारी इसमें चपेट में आ चुके हैं, कई आरओ चपेट में आ चुके हैं। तो तमाम न्यायालय बंद पड़ा है, करीबन 48 घंटे से ज्यादा होगा जिला न्यायालय वो बंद पड़ा है। उसमें से कोई वकील पॉजिटिव आए, कोई जज पॉजिटिव आए, तो हालात बहुत खराब है राजेश। इस कदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव है, डिप्टी सीएम कोरोना पॉजिटिव है, दिल्ली के भी आज बात करी जाता, सीएम की पत्नी भी खुद कोरोना पॉजिटिव है। अब देखना यह हो कि इस कदर लगातार ग्राफ बढ़ता गया तो हालात रुकना बहुत नाजुक होगा। लॉकडाउन की स्थिति है कि पैसे अब देखना होगा, शुक्रवार को जैसे इवनिंग में लॉकडाउन लगता है, सोमवार की सुबह को लॉकडाउन की स्थिति क्या होती है, स्थिति सामान्य होती है या सतर्कता बरतने के लिए जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन को कड़क से कड़क निर्देश करना होगा। तो पिछले साल की बात की जाऊं तो पिछले साल की मैं आपको बता दूं, अपडेट अप्रैल के महीने में कुल 150 कोरोना मरीज से आज हालत यह है कि 2100 अप्रैल के महीने में आए हैं बुलंदशहर में। बिल्कुल, यानी पिछले बार के मुकाबले इस बार की स्थिति ज्यादा भयावह है। ये बहुत ज्यादा तेजी से दूसरा जो लहर है वो फैल रहा है। आशीष, अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ की स्थिति क्या है? क्या प्रशासन अलर्ट है? क्या अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, बेड की व्यवस्था नहीं है, तो क्या ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि आप एक फोन करें आप तक मदद पहुंचेगी? राजेश, मैं यहाँ हेल्पलाइन की अगर बात करूँ, हेल्पलाइन पे नंबर पे जो उठा रहे हैं उन्हें फोन अगर करें वो खुद ही इतने हताश नजर आ रहे हैं। बेडों की कहीं भी अगर वो रिक्वेस्ट करते कि हमें बेड मिल पाएगा तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों के 2-3 नाम बताएंगे और बोलेंगे कि वहां जाके आप बेड दीजिए, सरकारी में कहीं बेड भी नहीं बचे हुए हैं। यहाँ तक अभी स्थिति मैंने बताई है कि विधायक के भाई को बेड नहीं मिल पा रहा है। हैलट और काशीराम की आप तस्वीरें देखेंगे जाके, लोग बाहर खुद ही अब यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। बेडों की संख्या 20 अस्पतालों को बोला गया है कि कोविड सेंटर बनाएंगे। बेड नॉर्मल वेंटिलेटर की नहीं है यहाँ पर, ना बेड है यहाँ पर, बेड नहीं मिल रहे हैं। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की अब बता दें मंगलवार को 72 घंटे का बैकअप ऑक्सीजन का होना चाहिए, 24 घंटे का बचा था। अब आने वाला जैसे जैसे ये संक्रमण जिस तेजी से राजेश बढ़ रहा है, सरकार को अब ये सोचना पड़ेगा आने वाले समय के लिए हम कैसे तैयार होंगे। अब तो हमें आने वाले टाइम पे 24 घंटे का बैकअप ऑक्सीजन का नहीं है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी कानपुर के अंदर होने लगी है। बेडों की संख्या बढ़ाई नहीं जाएगी तो बेड की स्थितियां इतनी भयावह होती चली जा रही है कि जरूरतमंद आदमी को, जो गरीब आदमी है, निर्धन आदमी है, वो ना ब्लैक मार्केटिंग करके ऑक्सीजन खरीद पाएगा, ना
पैसे देके ना उसे आसानी से बेड मिल पाएगा। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को नुकसान हो रहा है तो वो यही तबका है। जितेंद्र, इस बार जो अगर बात करें, पिछली बार चूंकि यूपी सरकार ने बेहतर तरीके से काम किया था और वक्त रहते कदम उठाए थे, कोरोना पे काबू पाया था अच्छे से, लेकिन इस बार क्या लापरवाही हुई है? क्या इस एक साल में जब हमें चुनौती से लड़ने का सामना करना था उतने बंदोबस्त नहीं किए गए? क्या उस तरह से रैलियां की गई, चुनाव प्रचार किया गया, लापरवाही लोगों ने भी की, जिसका खामियाजा आज प्रदेश भुगत रहा है? देखिए राजेश, मैं सरकार को नहीं कहूंगा, और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और कहीं न कहीं अधिकारी को निर्देशित कर रहे हैं। ये लापरवाही अधिकारियों की है जिनके ऊपर कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है। हाँ। बड़ी संख्या में अधिकारी संक्रमित भी हो रहे हैं और कहीं न कहीं संक्रमण के चलते लोग से परेशान भी है। अधिकारी ही फोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री को फोन नहीं, जनता मुख्यमंत्री को फोन नहीं करेगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित कर रहे हैं लोगों से। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जितेंद्र, मैं लौटता हूं, 18 से ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर है, यानी 18 साल से ऊपर जो वैक्सीनेशन होना था, वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन को लेकर 18 साल से ऊपर के, जो कि 1 मई से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और रजिस्ट्रेशन कराना होगा आपको जब वैक्सीन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है, चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर एक अभियान की शुरुआत की जा रही है जो 1 मई से शुरू होगा, और इसमें जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि कोरोना पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन एक ऐसा कदम है जिससे इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे काबू पाया जा सकता है। तो 1 मई से ये शुरू होगा, और इसमें केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जल्द रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। तो 1 मई से वैक्सीनेशन होगा, यानी अभी तक जो उम्र की सीमा है वो 45 साल थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब फैसला ये लिया गया कुछ दिन पहले कि 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेके एक बड़े पैमाने पे एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और 1 मई से वैक्सीनेशन होगा 18 साल से ऊपर के लोगों का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी। यश दिल्ली से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यश से इस पे अपडेट लेते हैं। यश, ये एक केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि जो वैक्सीनेशन होना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। बिल्कुल राजेश, देखिए रजिस्ट्रेशन उसी तरह से होगा जिस तरह से 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग अपना रजिस्ट्रेशन कोरोना वैक्सीन के लिए कराते थे, ठीक उसी तरह से होगा। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें अलग तरीके से ली जाएगी राजेश। वो देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या कुछ निकल के आती है, जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार मांग यही की जा रही थी कि जो क्लॉज है 45 वर्ष का जो क्लॉज रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, उससे जल्द हटाया जाए, क्योंकि जो दूसरी लहर जो भारत देश में चल रही है कोरोना की राजेश, इसमें कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो है वो भी ज्यादा परेशान है। जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं युवा भी ज्यादातर इसमें डेथ में निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला था केंद्र सरकार का कि उन्होंने 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी अब वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले। और अगर दिल्ली की बात करें राजेश, तो दिल्ली में भी 65% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 45 वर्ष से कम के हैं, कम आयु के हैं। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी बेनिफिट होगा। और अगर युवाओं को वैक्सीन लगती है तो कहीं ना कहीं फिर उससे कोरोना से बचकर युवा भी जो है कोरोना से लड़ाई में कहीं ना कहीं आगे। बिल्कुल, क्योंकि इस दूसरी लहर में हम देख रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और 18 साल से ऊपर के लोगों को भी 1 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो शुरू होगी। जितेंद्र, आप उत्तर प्रदेश की जब बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं किस कदर लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और प्रशासन की जो लापरवाही थी उसका नतीजा आज हम सबके सामने है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है राजेश, और प्रशासन की जिम्मेदारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, इनके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुखिया होने के नाते लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, और उन्होंने कल ये भी कहा है कि 36 घंटे का बैकअप सभी अस्पताल लेके चलेंगे ऑक्सीजन को लेकर। 36 घंटे पहले बताना होगा कि ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है, और 36 घंटे पहले आपको डेटा देना होगा।
तो मुख्यमंत्री योगी साहब निश्चित कर रहे हैं और जिम्मेदारी जो अधिकारी के ऊपर है। अधिकारी क्या करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन स्थिति बद से बदतर है राजेश। और मेरी प्रशासन और सरकार से यही अपील है कि लोगों जो रोड पे मर रहे हैं, जो लोग अपनों को अपने खो रहे हैं, उनके पीड़ा को समझे, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और व्यवस्था समुचित तय करी जाए। अधिकारी उनके दर्द को समझे, जो लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको समझे, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि लोग अगर समझेंगे नहीं राजेश तो क्या नाम है, ये व्यवस्था यूं ही चरमराती रह जाएगी। बिल्कुल, और जरूरी है कि वक्त रहते इसके खिलाफ बड़ा अभियान चले, व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अशोक, बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, जागरूकता को लेकर, नियमों का पालन करने को लेकर? लगातार स्वास्थ्य विभाग के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वैक्सीन जो चल रही है, निर्देश दिए गए हैं ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 साल की उम्र के जो व्यक्ति है उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए अशोक, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। अभी थोड़ी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक, मैं दोबारा आपका रुख करूंगा। आशीष, आप ये बताएं कि कितने बड़े पैमाने पे लोगों को अब जागरूक किया जा रहा है, और ये जो 2 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगाया जा रहा है, क्या इसका असर होता दिखाई दे रहा है? क्या मामलों में कमी आ रही है, या फिर हम ये माने कि ये संकेत है एक लॉकडाउन का? हालांकि लॉकडाउन से इनकार किया जा रहा है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन इसके अलावा फिर क्या विकल्प बचता है? जी राजेश, प्रशासन जो है अपनी तरह से, चाहे आप बड़ी बाजारों में जाओगे, आप नवीन मार्केट और इधर जो बड़े बड़े बाजार गुमती गोभी नगर की तरफ, तो यहाँ अनाउंसमेंट करके लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन किया गया। संडे को भी जो रात में भी जब होता है 8 से 9 तो कमिश्नर ने बोला हुआ है सैनिटाइज किया जाए। सैनिटाइजेशन का काम शनिवार इतवार के लॉकडाउन पे भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोग अब जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं और स्थितियां कांति की बहुत भयावह हो रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। हाँ। और एक बात मैं बता दूं, पंची मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है उत्तर भारत का, हनुमान मंदिर है, पंची हनुमान मंदिर। वहाँ के महंत ने खुद ही अपने स्वेच्छा से मंदिर को बंद कर दिया गया। सुबह की आरती के लिए बस खोला जा रहा है मंदिर, सुबह और शाम आरती हो रही, भक्तों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। व्यापार मंडल ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से लॉकडाउन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो ये समझ रहे हैं कि ये अंतिम नहीं है कि ये 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर स्थितियां और भयावह हुई तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ जाएगी सरकार, और फिर स्थितियां आर्थिक रूप से ठीक नहीं होंगी। तो ये लोग समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में। लेकिन तो जैसा हमारे सहयोगी जितेंद्र बता रहे थे, जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी हैं, सीएमओ हैं और संबंधित अधिकारी, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से करते नजर आ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से अगर करें, लोगों को विश्वास दिला पाए कि हम ये लड़ने के लिए तैयार हैं, इस कोरोना युद्ध में उनके साथ हैं, तो पब्लिक कहीं ना कहीं पैनिक इतनी ज्यादा ना हो। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कानपुर में तो सही तरीके से नहीं हो रहा है। चाहे वो फोन सीएमओ नहीं नजर आते हैं, फोन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, वो बेडों की संख्या का कोई आगे का प्लान भी नहीं है कि दूसरे अगर हम जो लोग हैं उन्हें बता पाएंगे आगे का प्लान क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाओं पर हम आगे कैसे सेवाएं जारी रख पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे। जी राजेश। चलिए जितेंद्र, कल कई जो टैंकर हैं वो बोकारो के लिए रवाना किए गए थे, और इसको लेके कितना वक्त लगेगा, कोई जानकारी मिल पाई कि ये वापस कब तक पहुंचेंगे और उससे कितनी बड़ी राहत होगी प्रदेश के लिए ऑक्सीजन को लेकर? देखिए बिल्कुल राजेश, कल बोकारो बंगाल के लिए गए तो उम्मीद है कि आज वो पहुंच जाने चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द वो टैंकर वापस आ जाए, क्योंकि आर्मी का टैंकर है और कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं राहत लखनऊ को जो 5 जिले से संक्रमित है, जो बड़ी संख्या में संक्रमण जहाँ फैल रहा है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी थी, उनको सरकार पूरी करे। सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं इन टैंकरों के आने के बाद थोड़ी सी राहत जरूर होगी। और जो अस्पताल बेचैन है, ऑक्सीजन जहां नहीं मिल रही, लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हैं, उनको थोड़ी सी राहत करनी है। और सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भी निर्देशित किया है और इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द प्राइवेट कंपनियां जो चाह रही हैं जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को, उनका सहयोग करे, अधिकारी उस प्लांट को स्थापित करने में सहयोग करे और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द प्लांट को स्थापित किया जाए। तो ऑक्सीजन प्लांट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, चाहे वो बेडों की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार की कामों में कोई कमी नहीं, निर्देशित लगातार सरकार कर रही है और कहीं ना कहीं निर्देशन को देखते हुए भी
अधिकारी इस चीज को समझे कि मुखिया निर्देशित कर रहे हैं तो उनके अधिकारी को समझे। तो ये स्थिति बहुत भयावह है और कहीं ना कहीं इस स्थिति से हम सब मिलकर ही लड़ पाएंगे। राजेश, आशीष, जितेंद्र, जो चूंकि पहले वीकली लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, साप्ताहिक बंदी का, उसके बाद इसे बढ़ा के शनिवार और रविवार कर दिया गया, यानी वीकेंड लॉकडाउन, क्या इससे उम्मीद करें कि कुछ प्रभाव पड़ेगा, चेन टूटेगी कोरोना की, या फिर कुछ और कड़े कदम उठाने होंगे? जितेंद्र, आपसे मेरा सवाल है। जी राजेश, मेरी स्थिति, मैं बात की जाए लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में लोग जागरूक हैं। आज जब लॉकडाउन नहीं है तो लोग वो सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा। राजेश, लोग ज्यादा संख्या में रोडों पर नहीं है। कहीं ना कहीं ये ट्रायल कहा जा सकता है कि इस कोरोना का संक्रमण पर कुछ प्रभाव हो रहा है। हालांकि अधिकार जो व्यापारी, उन्होंने स्वेच्छा से कई दिन बाजार बंद रखी, आज कुछ बाजारें खुलेंगी, जिसको देखते हुए आप शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में क्या होता है, ये ट्रायल के तौर पर 2 लॉकडाउन में पता चल जाएगा कि आखिरकार स्थिति क्या काबू में आएगी या नहीं आएगी। अगर काबू में आ गई तो ये बदस्तूर जारी रहेगा, वरना सरकार को कोई और सख्त कदम उठाना होगा। और आखिरी जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आखिरी जो चारा होगा वो लॉकडाउन होगा। ऐसी स्थिति में लोग जागरूक हो जाए, कहीं ना कहीं समझे इस बात को। बिल्कुल, ये बेहद जरूरी है कि इस गंभीरता को, इसे समझें, इस चुनौती को समझें, लापरवाही ना बरतें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। जितेंद्र, आशीष, अशोक और यश, तमाम जानकारी प्राइम न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपसे यही अपील प्राइम न्यूज भी कर रहा है बार बार कि लापरवाही ना बरतें, 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का जो नियम है उसका पालन जरूर करें।